हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आज की इस लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हर शिफ्ट में जेईई मेंस के एटलीस्ट एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा यहाँ पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं पहले डेफिनेशन रीड करता हूँ और उसके बाद जल्दी से बताऊँगा क्या होता है। बेटा अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एन इक्वेशन अपन बोल सकते हैं, एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, dependent variable y and derivative of dependent variable with respect to independent variable dy by dx and constant term is called differential equation। ठीक है। जैसे कि बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं। बेटा जैसे ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है ये। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है ना, तो अगर आप इसको गौर करो तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब होता है फंक्शन इन x। ठीक है। ये x जो है ना ये इनपुट की तरह काम करता है, तो ऑब्वियस है कि ये x इनपुट है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। बेटा ये y जो है ना इस इनपुट को डालने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको दो चीज क्लियर हो गया कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y जो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कंटेन करता हो y, x और dy by dx एंड कांस्टेंट टर्म होगा, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसमें dy by dx हो, x हो, y हो एंड कांस्टेंट टर्म हो, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। बेटा अगर मैं बात करूं कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो आप समझिएगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं बेटा, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ dy by dx, क्लियर है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ dy by dx या d2y अपन dx स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ d3x डिवाइड बाई dx क्यूब लिखा हुआ है बेटा, इज इक्वल टू मान लीजिए 5 देखा है। अगर मेरे से कोई पूछे है कि ऑर्डर क्या है तो मैं ऐसा बोलने वाला हूँ सबसे ज्यादा टाइम्स डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे। तो ऑब्वियस है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर जो है बेटा हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन जो डिग्री है वो हमेशा डिफाइन नहीं होता, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो देखते हैं यहाँ पे कि डिग्री क्या होता है बेटा। डिग्री के बारे में समझिएगा। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स और फ्रैक्शनल पावर। ठीक है, समझिएगा। मतलब कि जो कहने का मतलब ये है कि डिग्री उसको बोलते हैं जहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, उसके पावर में जो भी होता है वो होता है डिग्री। जैसे कि मैं मान लो बेटा मैं लिखता हूं ऐसे dy by dx, इसके होल पावर में मान लीजिए 3 लिख देता हूं। ठीक है बेटा, यहां पे लिखता हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका डिग्री जो होगा वो कितना होने वाला है 1। क्यों? सबसे ज्यादा आप ये मत बोलना कि सर dy by dx के पावर में 3 है, नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के पावर में क्या है, इसके पावर में क्या है बेटा हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी ये dy by dx एक बार डेरिवेटिव हुआ, ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ, तो इसके पावर में क्या है 1, तो डिग्री होगा 1। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है। डिग्री के लिए शर्त ये है बेटा कि ये डिग्री जो है हमेशा डिफाइन नहीं होता है, ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइंस, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से, सॉरी फ्रैक्शनल, फ्री फ्रॉम द रेडिकल और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर्स, इससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए। यानी पावर में कोई भी फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, कोई भी रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर dy by dx नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। जैसे इस टाइप का एक फंक्शन से लिखा है अपने पास f1x, y, एक फंक्शन है x और y में, dm y डिवाइड बाई dx m,
होल पावर में n1। इसी तरीके से दूसरा फंक्शन लिखने वाला हूँ f2 x, y dm-1 y डिवाइड बाई, ये एक पॉलिनोमियल टाइप में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर करने का मतलब सबसे ज्यादा डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो बेटा ये हो जाएगा इसका क्या ऑर्डर, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा m। अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके पावर को बोलते हैं डिग्री। तो ये डिग्री कहलाएगा डिग्री। बाकी सब छोटे डेरिवेटिव है। ये देखो ये m टाइम्स डेरिवेटिव है, m-1 टाइम्स डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा टाइम्स डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ पे। तो ये हो गया ऑर्डर, और डिग्री क्या होगा, इसके पावर को डिग्री बोलेंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काम का जो चीज है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे नोट में लिखा हूँ, ठीक है। ये सबसे काम का चीज है बेटा, सबसे काम का जो चीज है ये होने वाला है। dy बाई डी एक्स पॉलिनोमियल होना चाहिए। हमेशा पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त है कि जो डिग्री होना चाहिए, यानी पावर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, या रेडिकल साइन इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है कि पावर शुड बी नेचुरल नंबर। पावर क्या होना चाहिए, हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम द रेडिकल साइन, जो उत्पटांक से पावर है उसको, उससे फ्री होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल पावर है ना। पावर में सॉरी, जैसे मान लो जी ऐसा लिखा हुआ है बेटा, dy बाई डी एक्स, इसके होल पावर में 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डिग्री इस तरीके से डिफाइन नहीं होगा, आपको दोनों तरफ क्यूब करके इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री फ्रॉम द लॉग, लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के अंदर dy बाई डी एक्स नहीं आना चाहिए। अब मैं बता दूं बेटा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स उसको बोला जाता है जैसे कि y डैश, y डबल डैश, ठीक है, ये y ट्रिपल डैश, इस तरीके से ये ना, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब ये याद रखना आपको कि ये जो है y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये सारे के सारे लॉग के अंदर नहीं आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना ये डिफाइन नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि डिग्री को डिफाइन होने के लिए dy बाई डी एक्स यानी पॉलिनोमियल होना चाहिए हमेशा इसका पावर, ठीक है। रेडिकल साइन या फ्रैक्शनल पावर या लॉग के अंदर, ट्रिगो के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर ये नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अगर ये आएगा तो फिर डिफाइन होगा। मैं एक क्वेश्चन भी बताने का यहाँ पे कोशिश करूंगा, देखिएगा। जैसे कि ये बेटा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इसका डिग्री मेरे को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिग्री और ऑर्डर। बेटा यहाँ पे देखिए 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ सिंगल टाइम डेरिवेटिव हुआ, और ये फंक्शन y है। तो आपको समझ में आ गया सबसे ज्यादातर यानी ज्यादा टाइम्स जो है, मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो अब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री चाहिए, तो डिग्री देखने के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके पावर को देखना है, इसके पावर को देखना। तो पावर क्या है, 1, तो डिग्री हो जाएगा 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा यहाँ पे एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, जैसे ये लिखा है बेटा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस में 6y बराबर में क्या x लिखा है। अगर इसका ऑर्डर मुझे फाइंड करना है तो मैं तो दिखने वाला हूं कि डेरिवेटिव मैक्सिमम टाइम्स कितने बार हुआ है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितने बार हुआ है। तो देखिए कितने बार हुआ है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2। सिंपल सी बात है। डिग्री क्या होगा, इसके पावर को, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके पावर को देखना है, तो यहां से मिल जाएगा डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड। देखिएगा ये जैसे लिखा, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा बेटा। जैसे ये लिखा हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू दिस बराबर 2x स्क्वायर लॉग ऑफ d2, ये वाला चीज लिखा है बेटा। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या आप बताइए कि क्या ये वाला चीज डिफाइन होने वाला है कि नहीं, तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगा कि सर ऑर्डर इसका जो होगा वो क्या होगा, बताओ। ऑर्डर होने वाला 2। क्यों, हम देखने वाला है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ऑर्डर हमेशा डिफाइन भी होता है, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहाँ है, डिग्री में। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा। जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर लॉग d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
आप बताओ क्या ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा? सर यहां पे जो डिग्री है डिफाइन नहीं होगा, सिंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या? सिंस इट इज, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, सिंस इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसलिए क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री जो है ना बेटा वो डिफाइंड नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि ये जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कभी भी लॉग के अंदर, ट्रिगो के अंदर, फ्रैक्शनल ये क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, इसके पावर में कुछ उठपटांग सा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं है? क्योंकि लॉग के अंदर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि डिग्री डिफाइन तब नहीं होगा जब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लॉग के अंदर आए या कोई भी ट्रिक, जैसे ऐसा लिखा हुआ है साइन dy बाई डी एक्स। क्या ये होगा? क्या डिग्री यहां पे डिफाइन नहीं होगा? क्यों? dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स जो है ना वो साइन, एक साइन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आ रहा है, इसीलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो बेटा ये याद रखिएगा, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। डिग्री को डिफाइन होने के लिए पावर में नेचुरल नंबर होना चाहिए। पहला शर्त डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के जो पावर होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। दूसरा चीज की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ना आप क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए। अब मैं आगे स्टार्ट करने वाला हूं बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स, ठीक है? क्या आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर्स, इसके बारे में जानना चाहेंगे बेटा कि ये क्या होता है। समझिएगा ध्यान से, ठीक है? आर्बिट्री कांस्टेंट और पैरामीटर क्या होता है बेटा? जिसको मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में लिख चुका हूँ, अगर ध्यान से आप देखो तो, जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिले, हमें जिसको बदलने से हमें अलग अलग क्या मिल जाए भाई? कर्व मिले, उसे पैरामीटर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो जिसको बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिलेगा तो उसको हम लोग बोल लेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर्स बोलेंगे, ठीक है? जैसे बेटा यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि आर यहाँ पे रेडियस है, इसको बोलेंगे पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे। क्यों? इसको जैसे जैसे चेंज करोगे, जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखने वाला हूं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देता हूं 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख दूं? 3 का स्क्वायर। बेटा अब तुमको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है। इन तीनों सर्कल का सेंटर क्या होने वाला है? 0,0। और इसका रेडियस कितना होने वाला बेटा? इसका रेडियस होने वाला है 1, 2 और 3। तो जब बेटा इसका मान लो जब हम सर्कल बनाएंगे तो एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा? 1 और सेंटर क्या होगा? 0,0 यानी ओरिजिन। तो क्या इस तरीके से कुछ बनने वाला है, एक सर्कल जिसका रेडियस 2 और सेंटर तो सेम रहेगा ओरिजिन। तो ये ऐसा कुछ बनेगा बेटा। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना होगा? 3 होगा। इस टाइप से कुछ बनने वाला है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है कि नहीं? हाँ, फैमिली ऑफ कर्व्स। ये भी एक सर्कल, ये भी एक सर्कल, ये भी सर्कल। तो क्या इस रेडियस को बदलने से हमें अलग अलग कर्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो इस आर को बोलेंगे पैरामीटर। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक और देखिएगा। जैसे y बराबर mx, क्या बेटा? y बराबर mx, ठीक है? इस m को क्या बोलेंगे? m यहाँ पे पैरामीटर है या आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि m को जैसे जैसे बदलेंगे तो m को बदलने से हमारा कर्व भी बदलेगा, ठीक है? और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अच्छा m जो है वो क्या होगा? आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर होगा। तो बेटा जैसे मान लो m के जगह पे 1 रखा तो ये बनेगा y बराबर x, m के जगह पे 2 रखा तो y बराबर 2x, m के जगह पर 3 रखा तो क्या बनेगा? y बराबर 3x। m के जगह पे -5 रख दिया तो ये बनेगा -5x। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। जब इसका कर्व बनाने जाएंगे बेटा तो y बराबर x, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y बराबर 2x थोड़ा सा और ऊपर जाएगा क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। ये इस तरीके से y बराबर 3x, y बराबर -5x। कैसे भाई? ये कुछ इस टाइप से होगा। तो क्या ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस m को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलने वाला है, ठीक है? अब बेटा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट करने वाला है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा हमेशा एक तुमको क्या दिया रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है? और उसको अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हमें एक क्या मिलेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेगा। क्या मिलेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स मिलने वाला है। भाई अपने को क्या दिया रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन।
इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलने वाला है। तो भाई इसका मेथड क्या होगा, बहुत सारे मेथड्स है, वेरियस मेथड्स आर देयर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, बहुत सारे मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करना। ये जो है ना 90% क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा, ठीक है। कितना परसेंट क्वेश्चन आता है, 90% डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करने में, है ना। तो जनरली क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी सारे चीज अपन पढ़ते हैं, ये सारे में सारे क्या दिया होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था अपने को, फैमिली ऑफ कर्व्स में चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, समझिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरीके का सॉल्यूशन होता है, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, बड़ा सिंपल है। जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स इन विच पैरामीटर इज प्रेजेंट, इन विच पैरामीटर इज प्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें पैरामीटर ऑब्वियस है प्रेजेंट। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग y बराबर mx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, जिसमें पैरामीटर प्रेजेंट हो, जो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता हो। अब हम लोग पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखने वाले हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ना उसका एक पार्ट होगा, एक मेंबर होगा, रिप्रेजेंटिंग मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इन विच वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज प्रेजेंट। अब पहले क्या दिया रहा था, वहां पे y बराबर ऐसा रहेगा mx, उसको बोलेंगे क्या, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, जनरल सॉल्यूशन, है कि नहीं, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर y बराबर मैं m की जगह पे कुछ वैल्यू दे देता हूं, ये जो है ना ये पैरामीटर है, इस पैरामीटर को कुछ वैल्यू असाइन कर दूंगा, जैसे मान लो 2 डाल दिया बेटा, तो ये बनेगा y बराबर 2x। अब ये बोलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या पैरामीटर को क्या मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक खास वैल्यू दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कितना दे रहा हूं, 2, तो ये हो जाएगा अब जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो 2 तरीके का सॉल्यूशन होता है बेटा, समझ में आ गया होगा। ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें पैरामीटर प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको बोला जाता है जिसमें ये पैरामीटर की जगह पे कुछ वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाता है। यही लिखा है कि ये एक क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या है, मेंबर होता है, जिसमें क्या होता है, इन विच वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज प्रेजेंट, वैल्यू पैरामीटर का वैल्यू प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये दोनों कहानी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अब यहां से देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, ये जेईई में अब सिलेबस हटा दिया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो हम इसके बारे में फिर भी एक बार बता दूंगा, जल्दी जल्दी से समराइज करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट द गिवन इक्वेशन इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट, यानी अज्यूम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अपने को मानना है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखना है जिसमें क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कोई भी अपन क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको मान लेंगे, कोई कांस्टेंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, काउंट द आर्बिट्री कांस्टेंट, पैरामीटर को काउंट करना, कितने पैरामीटर आया है उसमें, ठीक है। क्या करना है अपने को, पैरामीटर को काउंट करना और उसको मानना है, लेट n, कैपिटल N। मान लो 2 पैरामीटर होगा तो हम लिखेंगे n बराबर 2। मान लो a और b आएगा तो लिखेंगे n इक्वल टू a और b। डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स, भाई n का जितना वैल्यू आएगा ना उतना ही बार डिफरेंशिएट करना है। मान लो लिखा है ऐसा, y बराबर में ax प्लस में by बेटा लिखा है, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना हो गया, a और b, तो यानी n का वैल्यू आया 2, तो हम लोग क्या करने वाले, इसको डिफरेंशिएट करने वाले कितने टाइम्स, 2 बार, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कहानी बेटा। तीसरा देखो, सॉल्व इक्वेशन सच दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। हमें जो सॉल्व करना है और जो वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट है उसको क्या करना है, अपने को निकालना है। यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटा, ये देखो, ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हो, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मतलब बेटा यहाँ पे पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, a b और c, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है ऑब्वियस 3 है। यही तो बताया, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो होगा या नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे अगर अपने से पूछे कि ऑर्डर कितना है तो अपन बोलेंगे 3 पैरामीटर है, तो ऑर्डर भी क्या होगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है ये। और मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये क्या होता है? सबसे पहला इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड है कुछ सॉल्व करने का, पहला है वेरिएबल सेपरेबल। नाम से ही समझ में आ रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये है बेटा कि वेरिएबल x वाला को x की तरफ, y वाला को y वाला की तरफ, यानी इन दिस टाइप ऑफ मेथड सेपरेट x विथ dx एंड y विथ dy। भाई x वाला को dx के साथ कर दो, y वाला को dy के साथ कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस काम हो जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा हूँ, इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इंटीग्रेट बेटा यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स, तो अपने को समझ में आएगा अच्छा ये जो फंक्शन है ना x में, तो इस dx को इधर सरकाओ, dy बराबर एफ एक्स dx आ जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये dy बाई डी एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लिखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये फंक्शन y में लिखा है, तो ये वाला फंक्शन इसके नीचे आएगा और dx को इधर ले जाते हैं, यानी x वाला फंक्शन dx वाला के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ बस सेपरेट करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन लिखा था, सिंपल है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे dy और एफ ऑफ वाई इधर नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? बराबर में एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स किसके साथ जाएगा? dx के साथ। x वाला फंक्शन dx के साथ, y वाला फंक्शन dy के साथ, बस इतना सा काम करना, फिर वापस ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कहानी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करा देता हूँ बेटा, ताकि तुमको ये बेसिक कंसेप्ट तो समझ आ जाए कि किस तरीके से अपन डील करते हैं, ठीक है। जैसे ये सब बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, dy बाई डी एक्स बराबर x दे रखा है, तो x dx को इसको इधर सरकाऊंगा तो ये आ जाएगा x dx, ठीक है, और ये आएगा dy। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इसका y आया, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से dy बाई डी एक्स बराबर y आया, y को नीचे सरका दिया तो 1 बाई वाई dy आएगा, ठीक है, और इधर आएगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, log y बराबर x प्लस c। इसी तरीके से यहाँ भी कहानी है बेटा, dy बाई डी एक्स बराबर x इंटू वाई, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, y को यहाँ पे लाता हूँ और x को इधर ले जाता हूँ, तो फिर से वापस ये log y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आएगा। यहाँ देखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर x बाई वाई, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इधर सरकाने वाला हूँ, ये इसको इधर, तो ये y dy बराबर x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन डील करते हैं। x को सेपरेट किसके साथ ले जाना है? dx के साथ। y को सेपरेट करना है किसके साथ? dy के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेटा यहाँ पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्या पढ़ने वाला है? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इससे क्वेश्चन आता है, आया भी है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखेंगे बेटा, इसका जनरल फॉर्म किस टाइप से लिखते हैं और किस तरीके से होता है इसका जनरल फॉर्म, देखिएगा। जैसे इसका जनरल फॉर्म ये लिखा है बेटा, इट्स जनरल फॉर्म इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी। बेटा कहने का मतलब है ना, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन लिखा रहेगा x और y जो सेपरेट नहीं हो पाएगा, नॉन सेपरेबल फॉर्म होगा। क्या होगा? नॉन सेपरेबल फॉर्म, जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए तो हेडिंग है हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। यानी अब वेरिएबल सेपरेबल नहीं डायरेक्टली दिखेगा, उसको अपने को चेंज करके वेरिएबल सेपरेबल में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो नॉन सेपरेबल फॉर्म है ना, ये जो नॉन सेपरेबल फॉर्म है ये वाला, इस पूरे को अपने को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, या तो टी मान लो या v मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे देखिए जो भी होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, पुट नॉन सेपरेबल फॉर्म। नॉन सेपरेबल वाला को क्या मानना है? नॉन सेपरेबल वाला को कुछ मान लो, को v या t मान लो, कुछ भी मान लो, t मान लो, बस हो गया, ठीक है। जो नॉन सेपरेबल, क्योंकि ये अलग हो नहीं सकता है कभी भी, ये फंक्शन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये अलग नहीं होगा, तो इसको क्या मानेंगे? v मान लेंगे, और v मान के क्या करेंगे बेटा? डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, अब इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा a, ये आएगा b dy बाई डी एक्स प्लस में c का वैल्यू 0, ये dv अपन dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा, ये वाला चीज क्लियर है ना। अब समझना ध्यान से, अब यहाँ से क्या करना है, किस तरीके से अपने को डील करना होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब बेटा हम लोग देखने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसका क्या शर्त है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ जो इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल, नाम से समझ में आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। एन इक्वेशन इन x एंड y इज सेड टू बी, एन इक्वेशन इन x एंड y, ठीक है, इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस टाइप से इसको
पुट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी फंक्शन होगा एक्स और वाई में, दूसरा फंक्शन g ऑफ एक्स कोमा वाई है, दूसरा फंक्शन होगा एक्स कोमा वाई में, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, वेयर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, g ऑफ एक्स कोमा वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये सारे के सारे फंक्शन कितने में होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और एक्स और वाई में होना चाहिए ऑफ द सेम डिग्री। ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करने वाला चीज है। टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पुट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। सबसे पहले इस तरीके से बनाना अपने को, y बराबर वी एक्स मानना है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, जैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी अपन डी एक्स, बाई चेन रूल लगा दो, ठीक है, सॉरी u इंटू वी लगा दो तो आ जाएगा यहाँ से दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू फॉर्म, ये इस फॉर्मेट में बनेगा, और ये इस फॉर्मेट में बन गया ना बेटा, अब इसके बाद तो तुम काम कर ही सकते हो, x वाला को सॉरी v वाला को dv के साथ और x वाला को dx के साथ सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो काम वही करना है, उसके बाद से फिर से वापस अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या किया था, y इक्वल टू क्या माना था बेटा, y इक्वल टू vx माना था, तो अपने को v को रिप्लेस करना पड़ेगा y बाई एक्स से, है कि नहीं, v को y बाई एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बाल मान लो कि कितने बच्चों को दिमाग में ये चल रहा होगा, सर पहले पता तो कैसे करेंगे इसको कि ये होमोजीनियस है, तो उसका तरीका मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ बेटा, देखना ध्यान से। कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस है, हाउ टू चेक, क्या हाउ टू चेक, कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है, तो सिंपल काम करना है, रिप्लेस करना है x को tx के साथ, y को ty के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, इन होल एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन को ना x को रिप्लेस करना है tx के साथ और y को रिप्लेस करना है ty के साथ। इफ t कंप्लीटली कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, भाई t जो है ना या तो पूरा का पूरा कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, वहां t दिखे ही नहीं, अगर ऐसा होता है, ठीक है, कंप्लीटली इफ टी कंप्लीटली कॉमन आ जाए या गायब हो जाए, देन इट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, होमोजीनियस एक्सप्रेशन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वो मैं समझाने का यहाँ पे कोशिश करूंगा बेटा, देखना ध्यान से। जैसे कि ये समझाऊंगा क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, ये जो इक्वेशन लिखा है ना ये होमोजीनियस है कि नहीं है, मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा चालाकी से x के जगह पर लिखूंगा tx, तो tx का होल स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर के y की जगह पर क्या लिखूंगा ty, तो ये बनेगा t स्क्वायर y स्क्वायर, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई ये बनेगा x की जगह पर tx और ये बनेगा ty, तो ये बनेगा tx इंटू में टी वाई प्लस में 3। बेटा तुम ध्यान से देखो ना, तो टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई क्या बनेगा, ये बनेगा टी स्क्वायर, ठीक है, और ये बनेगा एक्स वाई और प्लस में 3। क्या टी स्क्वायर कंप्लीटली कॉमन आ रहा है, नहीं कंप्लीटली कॉमन नहीं आ रहा, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि नॉट ए होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। समझ में आया, या तो t कंप्लीटली कॉमन हो जाए या t गायब होके वापस यही एक्सप्रेशन मिलेगा ना, तो हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दूसरा एग्जांपल ये समझिएगा बेटा, जैसे ये वाला लिखा हुआ है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई प्लस में 2, ये होमोजीनियस है कि नहीं, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से वापस वही काम करने वाला हूँ बेटा, वाई स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, भाई वाई की जगह पे टी वाई लिखना है, एक्स की जगह पे टी एक्स, तो ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन, ठीक है बेटा, ये एक्स बाई वाई है तो इसको लिखूंगा टी एक्स डिवाइड बाई टी वाई, क्लियर है ना, प्लस में 2। बेटा तुम ध्यान से देखो ये सब उड़ रहा है, ये टी से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, टी से टी उड़ गया, ये मुझे मिल रहा है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ये मिल रहा है एक्स बाई वाई प्लस में 2। बेटा ये वापस वही इक्वेशन मिल रहा है, ये वापस यही इक्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो आपको चेक करना आ गया होगा कि होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे tx से और y को रिप्लेस करेंगे ty से, और करने के बाद कंप्लीटली t गायब हो जाए या कॉमन है सेम एक्सप्रेशन मिले तो अपन बोलेंगे कि होमोजीनियस है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं, वैसे फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से, पुट y बराबर tx या vx भी पुट कर सकते हो, dy बाई dx बराबर में इसमें क्या लगाओगे, u इंटू वी लगाओगे तो t प्लस में x dv, छोड़ो पकड़ो मेथड इसको बोलते हैं, या x बराबर ty, ये थोड़ा सा कम आता है, कभी कभी आता है, जनरली ये यूज अपन करते हैं, बाकी दोनों के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर रहना है, y बराबर tx या x बराबर dy, ठीक है, और इसका इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन करना है बाई x बराबर ln x प्लस में हाफ। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा कुछ और टॉपिक, नया टॉपिक इसी के अंदर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, हम लोग शुरू करने वाला है
रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या? रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये बोर्ड में है, लेकिन जेई के लिए, जेई के सिलेबस से बाहर है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। जेई में नहीं आता, नॉट इन जेई, ओनली फॉर बोर्ड। ठीक है, ओनली फॉर बोर्ड। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको रिड्यूस करके क्या लाना होता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है। ये आता नहीं है, ठीक है, ये विलुप्त है। क्या है? विलुप्त, खत्म, अब ये नहीं आता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना बेटा, इसका मतलब क्या होता है। इट्स जनरल फॉर्म कैसा होता है इसका, है ना? जनरल फॉर्म कैसा होता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस में सी। इसका एक शर्त है कि ए बाई ए, ये अरे कहाँ गया, हाँ, ये ए बाई ए एक्स का कोफिशिएंट और ये वाई का कोफिशिएंट यानी बी बाई बी, ये कभी भी इक्वल नहीं आना चाहिए, इसका शर्त है। इसमें करना क्या होता है बेटा? बेसिकली अपन x के जगह पे क्या पुट करते हैं? कैपिटल x प्लस एच, और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल y प्लस में k पुट करते हैं। ठीक है, कैपिटल y की जगह, सॉरी, स्मॉल y की जगह पे कैपिटल y प्लस के, स्मॉल x की जगह पे कैपिटल x प्लस h पुट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, क्योंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो जो dy बाई डी एक्स जो ऊपर में जो ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है, ये कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। चेंज करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? ए एक्स के ए कैपिटल वाई, कैपिटल वाला को यहाँ पे, कैपिटल वाला को यहाँ पे, ये दोनों को एक साथ, बाकी इन सबको एक साथ, ये सारे के सारे इनको एक साथ कर दिया। ठीक है, अब हमें पुट करना होता है कि ये जो लिखा है ए एच प्लस बी के प्लस में सी ना, इसको जीरो पुट कर दो। ये वाला जो लिखा है ए एच प्लस में बी के प्लस में सी, इसको जीरो करना है, और वाई बराबर वी एक्स पुट करना है। ये इसका तरीका होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, इस जैसे ही इसको जीरो पुट किया तो यहां से क्या करना, अपने को फाइंड करना होता है h, k। लेकिन इससे सवाल नहीं आता है, आउट ऑफ सिलेबस, इसलिए ज्यादा इसको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है बेटा, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेटा आंख बंद करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज़ है, इस पे फोकस खूब करना है बेटा। ठीक है, मैं सुनिएगा ध्यान से, बताने वाला हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। 90% चांस मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है मेंस में, एडवांस में, इससे आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन द फर्स्ट डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है, अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर देन इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? फिर से वापस रिपीट करना है कि व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते हैं? y को, एंड इट्स डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स, ये y है, ये y है, ठीक है, ये y है, और ये इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। अगर इन द फर्स्ट डिग्री ही होना चाहिए, यानी डबल डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं होना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर हमेशा एक होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखेंगे कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव ये y है, और इसका डेरिवेटिव ये, कभी भी y साथ में और ये दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। क्लियर है ना? इट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, इसका शर्त है यही। ठीक है, अब मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल y कैन बी एनी ऑर्डर, y का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स का भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस ऐसा नहीं है। ऑर्डर ऑफ वाई कैन बी एनी ऑर्डर, भाई वाई के लिए तो कुछ शर्त नहीं है, इसी तरीके से एक्स के लिए भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल लिखा है a0 dn y डिवाइड बाई डी एक्स पावर n, a1 d के पावर n माइनस 1 y डिवाइड बाई डी एक्स पावर, इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म होता है, जो पॉलिनोमियल टाइप लिखते हैं। a0 a1 a2 डेट्स an आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या कहलाएंगे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाते हैं बेटा? ये कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। कौन? a0 a1 a2 an, ये सारे कहलाएंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म। भाई सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसको दिल में बसाना है। कहाँ बसाना है? हाँ, इसको बसाना है दिल में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुमको इस पेज में पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ो, दिल में बसाना है।
ठीक है, बहुत काम का चीज़ है, इससे ये फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए। कैसा है फॉर्मेट? फॉर्मेट बड़ा सिंपल है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में क्यू लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, y और y एक साथ में आएगा ना, ये वाला y वाला एक साथ, dx डिवाइड बाई डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू, x वाला एक साथ आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले इसके बात करते हैं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू लिखा हुआ है, y वाला एक तरफ आ रहा है, y वाला एक तरफ, ठीक है, इसमें x वाला एक तरफ, ठीक है ना। वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, पी और क्यू क्या रहेगा? एक्स में फंक्शंस रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन रहेगा। आप देखिएगा ध्यान से, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालते हैं बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा कि ई के पावर में पी इंटू डी एक्स, ये जो वाई पे आएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी ए वाई प्लस में सी। देखिएगा फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ऐसा फॉर्मेट होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी इंटू वाई बराबर में क्यू, ठीक है, डी वाई यानी वाई वाला ऊपर में आएगा, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा ये ई के पावर में ये वाई का कोफिशिएंट यानी पी इंटू डी एक्स। ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ना, उसके बाद से लिखिएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स के डी एक्स प्लस में सी। ये होता है, बस इतना याद रखना है। इसके लिए बेटा क्या होगा, ये जैसे फॉर्मेट दिखाई देगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, ठीक है, p इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा q, यानी ये जो है x वाला ऊपर में रहेगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, कुछ नहीं, x का कोफिशिएंट e के पावर में p इंटू डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेट किया। जैसे इंटीग्रेट किया तो इसका जो आंसर आता है वो कैसे आ जाता है, डायरेक्टली x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में, ठीक है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस में c, बस ये है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसका डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोला जाता है बेटा, दूसरा भी नाम है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर में, ये इस टाइप से कुछ फॉर्मेट रहेगा। किस टाइप से फॉर्मेट रहेगा? इस टाइप से कुछ फॉर्मेट रहने वाला है। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई रेस्ट टू द पावर एन। मेरे कहने का मतलब है, मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है, जो राइट साइड में है आरएचएस में, मैं सिंपल भाषा में समझता, आरएचएस में वाई वाला फंक्शन को हटाओ, वाई वाला फंक्शन को हटाना है बस, आरएचएस से, है ना, आरएचएस से वाई वाला फंक्शन को हटाना है, बस सिंपल है। सर हटाएंगे कैसे? डिवाइड मार दो ना बेटा, जैसे कि ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू इंटू वाई रेस्ट टू द पावर एन, वाई रेस्ट टू द पावर एन से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आरएचएस से ये वाई वाला फंक्शन जो है इसको हटाना है, तो इससे डिवाइड करना है, ऐसा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गया, बस ये सिंपल याद रखना आपको कि आरएचएस से क्या करना, वाई वाला फंक्शन को कैसे भी हटाना है, ठीक है। ये घूम फिर के वापस वही सब बनने वाला है, ठीक है। जैसे ये सारा का सारा कहानी वही लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ, जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू वाई जी एक्स इंटू वाई रेस्ट टू द पावर एन, आरएचएस में क्या है, वाई रेस्ट टू द पावर एन, मैं डिवाइड करूंगा वाई रेस्ट टू द पावर एन से दोनों तरफ, जैसे डिवाइड करूंगा ना बेटा ये बना, और ये जैसे बनेगा ना, तो ये वाला एफ एक्स इंटू में जो बनेगा इसको हमेशा टी मानना है, जैसे टी मानोगे ना तो ये इसका डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। ये जी एक्स है, आरएचएस में वाई वाला फंक्शन से डिवाइड करना है, उसके बाद एक्स वाला फंक्शन के जो होगा उसको पुट करो, ये जो है ना बेटा, ये जैसे डिवाइड किए तो y तो इधर से हट गया, ये यहाँ पे आएगा, और इसको जब मान लो t जैसे मानोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका दूसरा फॉर्मेट भी है इस टाइप से भी, एच डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई जी एक्स दे रखा है बेटा। तो क्या करने वाला है, वापस ये जो है ना इसको t मान लो, जैसे इसको t मानोगे तो देखो एच डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स बनना है, तो ये बन जाएगा डी टी के बराबर बन जाएगा। तो याद रखना है कि आरएचएस में जो भी चीज़ y वाला फंक्शन आरएचएस में जो भी आएगा उससे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद एफ एक्स के साथ यहाँ पे जो भी बनेगा उसको t मानो, और t मानते ही ये पूरा का पूरा डी टी बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग,
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर देता हूं ताकि जल्दी से चीज़ें समझ में आए। बेटा जैसे ये क्वेश्चंस लिखा हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ, अभी आप बोले कि राइट साइड में जो भी लिखा होगा y वाला, उस y वाला को हटाना है, यानी y वाला फंक्शन से डिवाइड करना है। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज किया, सुंदर बनाया, इस टाइप से कुछ दिखा। बेटा y वाला फंक्शन यहाँ पे है y स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा y स्क्वायर से। RHS में y वाला फंक्शन से डिवाइड करना, याद रखना RHS में y वाला फंक्शन है, y स्क्वायर है तो इससे डिवाइड किया। डिवाइड करते ही बेटा मेरे को कुछ इस टाइप से दिखा, और जैसे ही अब ये दिखा ना तो मैं क्या करूंगा, इसको चला के इसे t मानूंगा। क्या मानूंगा, t मानूंगा। जैसे t मानिएगा ना तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, तो इससे करोड़ों का फायदा हो जाता है अपने को। ये याद रखिएगा बस, राइट साइड में जो भी y वाला फंक्शन हो उसको t माने, t मानने के बाद इस टाइप से सब्स्टिट्यूट करना, और जैसे पुट कीजिएगा तो इसका ये पूरा का पूरा कहानी जो है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt/dx बन जाएगा। देखिए इससे फायदा है, इसको t मानिए, t मानते ही ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और dt बनने के बाद कुछ इस टाइप से ये फॉर्मेट बनेगा। अब ये मेरे को सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल था ना, इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल में ला दिया है। अब मेरे को दिख रहा है सर dt/dx, ठीक है, प्लस में tx बराबर में x क्यूब दिख रहा है। बेटा यहाँ पे ना मेरे को p का वैल्यू दिख गया, क्या, x, p का वैल्यू x, तो e के पावर में x dx इंटीग्रेशन निकालना, e के पावर में आ जाएगा x²/2। अब मेरे को तो आंसर पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे y की जगह पे t काम करेगा बेटा, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बराबर में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये का पूरा लिखा। अब भाई मेरे को पता है कि x²/2 को मैं क्या मानने वाला हूँ, यहाँ पे z मान लेता हूँ। z मानूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये x dx किसके बराबर आ जाएगा, dz के बराबर आ जाएगा, कुछ ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में ये बनेगा e के पावर z 2z, ठीक है। यहां से क्या करने वाला है, बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं बेटा, क्या लगाने वाले हैं, बाई पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन से, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन, हम लोग क्या करने वाला है, बाई पार्ट्स लगाने वाले। जैसे ही बाई पार्ट्स लगाओगे तो बाई पार्ट्स तो अपने को आता है, यहां से जैसे बाई पार्ट्स लगाया तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, e के पावर z इंटू जेड माइनस e के पावर z, e के पावर z कॉमन ले लेंगे बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ e के पावर z, z माइनस 1 प्लस में c बना, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब जैसे बेटा ये मेरे को मिला ना, मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे वापस z और t को रिप्लेस करूंगा x और y वाला फंक्शन में। तो रिप्लेस करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा, -1/y इक्वल टू ये वाला चीज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इसमें है, बचा हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बचा हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत है, समझिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, अगर कभी भी लिखा हो x dy प्लस में y dx तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पे u इंटू वी लगाया गया है, यानी प्रोडक्ट रूल लगाया गया है, छोड़ो पकड़ो मेथड इसको भी बोलते हैं। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे ये देखो तो तेरे दिमाग में ये चमक उठना चाहिए, अच्छा x dy प्लस y dx क्या है, d ऑफ xy यानी डेरिवेटिव ऑफ xy है। x dx प्लस में y dx, बेटा प्लस हो या माइनस हो तो भाई x dx के साथ है, y dy के साथ है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा x²/2 प्लस में प्लस माइनस y²/2 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। और ये डेरिवेटिव, अब देखो मेन जो इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो समझिएगा ध्यान से, ये वाला चीज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, काम का होने वाला है, ठीक है। जैसे बेटा ये चीज लिखा आपके सामने y इंटू, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ बेटा, x dy माइनस में y dx, मेरे सामने ये लिखा हुआ है, तो मेरे को तो पता है कि भाई u y v जो होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ u y v, ये क्या होता है बेटा, नीचे वाला का स्क्वायर करना होता है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश, ऐसा लिखना होता है। तो भाई मैं कुछ ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, कुछ इस टाइप का करने वाला हूँ। मेरे को दिखा कि बीच में माइनस, तो माइनस ऐसा दिख रहा है, तो देखिएगा ये जो v है ना बेटा, इसी का तो स्क्वायर नीचे करना होता है, जो पहला वाला लिखा है। तो ये जो लिखा है ना, मैं देखते ही मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से ये जो पहला लिखा है इसी से डिवाइड और इसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब जैसे लिखना बेटा, ये करोड़ों का फायदा हो गया, यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ y बाई एक्स, क्या ये y बाई एक्स का डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो ये आपको क्लिक करना चाहिए। जैसे ये चीज लिखा है, ये मेरे को क्लिक करके, अच्छा डेरिवेटिव है y बाई एक्स का। अब मेरे को ऐसा लिखा रहेगा y dy तो कर लोगे, ये लिखा रहेगा y dx माइनस एक्स डी वाई। क्या करूंगा, अरे सर y dx माइनस एक्स डी वाई ना, माइनस लगाया ना, तो इसका मतलब u बाई वी लगा होगा पक्का। जैसे ये y डी तो ये जो पहला वाला है इसी का स्क्वायर कर दीजिए ना सर, जैसे स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये बन जाएगा, ये दिख जाएगा, अच्छा ये डेरिवेटिव ऑफ, क्या है ये, डेरिवेटिव ऑफ x बाई वाई है।
क्या है एक्स बाई वाई। क्या ये है कि नहीं? हाँ, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आपको क्लिक मतलब क्लिक कर जाना चाहिए तुरंत देखते ही कि अच्छा ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। मैं बेटा आगे बढ़ रहा हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, देखिएगा। टी डी टी लिखा हुआ है बेटा, ऑब्वियस है फंक्शन टी है और डी टी में है तो ऑब्वियस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। एक्स वाई डी ऑफ एक्स वाई, देख रहे हो ये एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, तो ऑब्वियस है अपने को पता है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस में सी। एल एन एक्स यहाँ लिखा है, यहाँ एल एन एक्स डायरेक्टली सेम फंक्शन है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स क्या होता है? डायरेक्टली अपन लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। तो यही तो है, यहाँ पे लिखा है एल एन एक्स, ठीक है, डी एक्स डी ऑफ एल एन एक्स ऐसा लिखा गया है, ऐसा। तो भाई डायरेक्टली लिख दूंगा एल एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ ई के पावर एक्स, तो लिखेंगे ई के पावर एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस में सी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी जो है ऑर्थोगोनल कर्व्स। क्या बेटा? ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होता है? लास्ट टॉपिक इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं। ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है? ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब होता है भाई, ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री पे कर्व एक दूसरे को क्या करता हो? इंटरसेक्ट करता हो। जैसे कि कुछ इस टाइप से कर्व बताया गया है यहाँ पे, देखिए कुछ इस टाइप से ये कोई कर्व रहा है C1, इसी तरीके से कुछ इस टाइप से कर्व C2 रहा है। ये कर्व एक दूसरे को किस पे कटेंगे? 90 डिग्री पे। इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब लाइन एक दूसरे को, ये लाइन जब लाइन दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो इसका स्लोप यानी m1 इक्वल टू क्या होता है बेटा? m2। जब लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे ही परपेंडिकुलर होता है तो बोलते हैं m1 इंटू में m2 बराबर -1। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो m1 और m2 क्या होता है? इक्वल होता है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो बेटा इसको किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, याद रखिएगा। फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली, ठीक है। रिप्लेस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है? माइनस डी एक्स बाई डी वाई। क्यों करना है? अरे अभी तो पढ़े कि m1 जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, दो कर्व परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? -1। तो भाई अगर इसको मानोगे dx बाई डी वाई मानोगे, सॉरी dy बाई डी एक्स मानोगे, तो ये जो आएगा क्या आएगा? ये भाई इसको माना तुम dy बाई डी एक्स इंटू में m2 बराबर कितना? -1। तो यहाँ से m2 क्या नहीं आएगा? माइनस डी एक्स बाई डी वाई, यही तो आएगा। इसीलिए इसको रिप्लेस करना है। dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या डालना है? माइनस टाइम्स ऑफ dx बाई डी वाई। अब अपने को और आगे देखते हैं। कंसेप्ट समझ में आना, मैथ्स में कंसेप्ट अगर फंडामेंटल सबका अच्छा है और कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। थैंक यू।